मैं हूं स्वाति रायना। मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। कई निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में काफी नुकसान हो रहा है, खास तौर पर जिन्होंने इक्विटी में निवेश किया है वो लगातार ये कंफ्यूज हैं कि उन्हें अपने निवेश का करना क्या है। क्या फंड से निकल जाना सही है, क्या फंड में बने रहें, अगर कुछ बदलाव पोर्टफोलियो में करें तो वो बदलाव कैसा हो सकता है, कैसी स्ट्रैटेजी अभी बाजार के उथल पुथल में किसी निवेशक को अपनानी चाहिए, ये आज हम अपने वीडियो में जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। हमारे साथ इस बातचीत में आज शामिल हैं वाइज इन्वेस्ट के फाउंडर हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, आपका बहुत स्वागत है आज के इस एडिशन में। आज हम उन निवेशकों के लिए बातचीत करने जा रहे हैं जो कि काफी लंबे टाइम से इक्विटी में निवेश कर रहे हैं लेकिन परेशान है बाजार की उथल पुथल से। चैलेंजिंग टाइम तो है ही, लेकिन ये जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं कोविड-19 की, इससे पहले बहुत टाइम पहले तक हमने नहीं देखी थी और कब तक रहेगी ये भी अनिश्चित टाइम है। आपको लगता है कि इक्विटी में या बाजार में जो उथल पुथल हो रही है वो आगे काफी लंबे टाइम तक रहने वाले, क्योंकि ये टाइम नॉर्मल कब होगा ये किसी को नहीं पता। स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट कोविड-19 के दौरान हमने देखा है कि जिस तरह से मार्केट का जो फॉल हुआ, हालांकि इससे बड़े फॉल हमने देखे हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स ने भी देखे हैं, लेकिन इतनी जल्दी मार्केट इतना गिरेगा वो हमने इससे पहले कभी देखा नहीं। और दूसरी बात यह है कि सिचुएशन एकदम अनप्रेसिडेंटेड है। कभी ऐसा देखा नहीं गया कि पूरी की पूरी दुनिया, पूरा देश जो है एक तरीके से लॉकडाउन में है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है एकदम बंद हो गई। हमने काफ़ी सारे इश्यूज देखे, माइग्रेंट लेबर वापस चले गए, तो ये लगा कि लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इकोनॉमी रिवाइव कैसे होगी। और मार्केट ऑब्वियसली पैनिक इसलिए था कि लग रहा था कि ये इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन कभी हमने देखा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है और हमने देखा कि बहुत जल्दी मार्केट गिरा। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो 23 मार्च के दिन हम 26,000 के लेवल पे चले गए थे। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी गिरावट से इन्वेस्टर्स बहुत परेशान हुए। लेकिन एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि इनफैक्ट इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए पिछला 1 या 1.5 साल काफ़ी कठिनाई से भरा रहा है, मैं कहूँगा। कोविड से 3 या 4 महीने पहले शायद थोड़ी इकोनॉमी लग रही थी कि रिवाइव हो रही है, मार्केट थोड़ी ब्रॉड बेस हो रही है। उससे पहले क्या हो रहा था कि सिर्फ कुछ लार्ज कैप स्टॉक वो अच्छा कर रहे थे, मिड कैप सेगमेंट, स्मॉल कैप सेगमेंट, इवन लार्ज कैप भी उतना अच्छा नहीं कर रहे थे। लेकिन हाँ, पिछले कोविड से 3-4 महीने पहले हमने देखा कि मार्केट का इंप्रूवमेंट शुरू हुआ था, इकोनॉमी थोड़ी सुधर रही थी। लेकिन कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को पड़ा। और आई थिंक इम्पैक्ट ज़्यादा इसलिए था, जैसा मैंने कहा कि सिचुएशन जो है वो अनप्रेसिडेंटेड थी। किसी को ये नहीं पता था कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, और कब हमने देखा है कि पूरा का पूरा देश जो है बंद हो गया। तो उसका सीधा-सीधा असर हमारे पोर्टफोलियो पे पड़ा है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, वॉलेटिलिटी हम हमेशा जानते हैं कि मार्केट में रहती है, लेकिन किस तरह की वॉलेटिलिटी, जैसा मैंने कहा, अनप्रेसिडेंटेड है। इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी निवेशक के लिए कि आपका जो एलोकेशन है इक्विटी में, उसके ऊपर विश्वास रखना, अपनी एसेट क्लास के ऊपर विश्वास रखना। क्योंकि हमने देखा है कि 23 मार्च के बाद हम काफ़ी काफ़ी हमने देखा मार्केट जो है ऊपर गया, करीब 33-34%। तो आज हम करीब 34,700 के करीब लेवल पे है। तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि ये मार्केट में जो रिकवरी हुई है, रिकवरी भी अच्छी होती है। लेकिन ये कहना कि अभी रिकवरी होती जाएगी, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। शायद 2-3 क्वार्टर लगेंगे इकोनॉमी को फिर से पटरी पे आने के लिए। तो ये जो इम्पैक्ट है और ये जो वॉलेटिलिटी है, मुझे लगता है ये कुछ समय तक रहेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट है, जैसा मैंने कहा, इक्विटी इन्वेस्टर्स को अपना विश्वास इक्विटी में बनाए रखना। एक्चुअली हेमंत जी, ये टाइम बहुत ज़्यादा टफ है सभी के लिए, ना सिर्फ फिजिकली, मॉनेटरीली भी और मेंटली भी। कई लोग अपने निवेश को लेकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। अब जैसे कई सवाल लगातार हमें लोग पूछते भी रहते हैं कि मैंने तो इक्विटी में ऐसा दौर भी देखा है जब काफ़ी अच्छा मुझे रिटर्न भी देखने को मिला, लेकिन अब ऐसा जो उथल पुथल हो रही है उससे क्या मैं अपने निवेश से निकल जाऊं? मतलब क्या जब मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्या मुझे फंड से निकलना चाहिए? ऐसे कई निवेशक जानना चाहते हैं। तो ऐसे निवेशकों के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे कि किसी भी फंड से या किसी भी निवेश से निकलने का सही टाइम क्या होता है? क्या ऐसी उथल पुथल ही एक रीजन है
जिससे किसी निवेश से निकलना सही होता है, या कोई और स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती नहीं, आई थिंक ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अ, जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए, हम पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करते हैं, हम पूरी रिसर्च करते हैं, हम टाइमिंग देखते हैं कि भाई कब लगाएँ, कब पैसा नहीं लगाएँ, कितना लगाएँ, कौन से फंड में लगाएँ, किस तरीके से लगाएँ। अनफॉर्च्युनेटली ज़्यादातर इन्वेस्टर के पास एग्ज़िट स्ट्रैटेजी नहीं होती है, यानी कब बेचना है उसकी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो हमने बहुत बार देखा है कि काफ़ी इन्वेस्टर जो पूरा प्लानिंग करके इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता है कि मेरे पास इतना समय है, वॉलेटिलिटी को हम झेल भी सकते हैं, आगे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में किस तरह की गिरावट देखने को मिलती है, तभी उनको लगता है वो घबरा जाते हैं और उस फंड से निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है वो अगर एक मिस्टेक मैं कहूँ इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक, वो यही होगी कि बिना सोचे-समझे मार्केट से घबरा के आप अपना पैसा मार्केट से निकाल लें। मैं ये नहीं कहूँगा कि घबराहट तो ऑब्वियसली एक नेचुरल सी चीज़ है, किसी भी इन्वेस्टर के लिए होगी। जब आप अपने पोर्टफोलियो को 20-25% नीचे देखेंगे, तो कहीं न कहीं घबराहट होगी। लेकिन अगर आप सही प्रोसेस फ़ॉलो करें, अगर आप एक स्ट्रैटेजी बनाएँ, तो जैसे आपने सवाल पूछा मुझे कि किस समय पे हमें पैसा निकालना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करने के टाइम हमारा प्रोसेस शुरू होता है, जब हम शुरुआत करते हैं पैसे की, और खत्म होता है वो प्रोसेस जब मेरा टाइम होराइज़न पूरा होता है। तो मान लीजिए मेरा टाइम होराइज़न 15-20 साल है, तो ये सफ़र मेरा 15-20 साल का है। तो बीच में पैसा रोकना, पैसा निकालना बिल्कुल गलत होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपको किस समय पैसा निकालना है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके पास समय है, आपका जो एलोकेशन है इक्विटी के अंदर, वो आपके टाइम होराइज़न के हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से है, तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप रिटर्न को 25-30% देख रहे हो नीचे, तो वो बिल्कुल भी कारण नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, हमारी हार्ड अर्न्ड मनी है, मेहनत की कमाई है, जब हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो इतना नीचे आ गया तो घबराहट ज़रूर होती है। लेकिन ये मैं बता दूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेस डिपेंड करेगी कि आप इस डिफ़िकल्ट समय को कैसे हैंडल करते हो। अगर आप पेशेंस बनाए रखें, परसिवरेंस को बनाए रखें, अपने एसेट एलोकेशन में बिलीफ रखें, इक्विटी में बिलीफ रखें और अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते रहें, तो आप आगे जाके 1-2 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे, तो आपको ये एक एक बड़ी-सी करेक्शन दिखेगी। ये जो भयानक समय हम देख रहे हैं, जो बहुत डिफ़िकल्ट समय देख रहे हैं, शायद इसको आप उस समय पे ऐसे नहीं देखेंगे। मतलब दिस टू शैल पास। हर समय एक जैसा नहीं रहता है, और इस समय में थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। लेकिन फिर भी हेमंत जी, जो जिसने अभी शुरुआत की है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इक्विटी में, एक लंबा लॉन्ग टर्म किसी का गोल रहा हो, उसके पास तो काफी लंबा टाइम है। वो शायद इस टाइम से वो निवेशक इस टाइम से निकल भी जाएगा। लेकिन जिसका गोल अभी रियलाइज होने वाला है, और ये एक ऐसे टाइम पे वो निवेशक खड़ा है कि उसने तो सोचा था कि मैंने जो ये 10-15 साल का निवेश किया, उसमें तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, कॉर्पस जनरेट हो रहा था, लेकिन मार्केट ऐसे टाइम पे और कोरोना इस टाइम पे आ गया कि उसके निवेश को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे निवेशक को क्या करना चाहिए? आई थिंक ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, हम 2 चीज़ कहते हैं हमेशा। अब जिसने नहीं किया वो तो उसके लिए थोड़ी-सी चैलेंजिंग समय है। बट 2 एस्पेक्ट मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने पहले टाइम होराइज़न की बात की कि आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमेशा ये कहा जाता है कि एटलीस्ट 2 साल पहले अपनी एलोकेशन को आप चेंज करना शुरू कर दीजिए। वो इसलिए कि अपने पोर्टफोलियो को जब रीबैलेंस करेंगे तो आपकी एक्सपोज़र जो है इक्विटी से धीरे-धीरे कम हो जाएगी, और उसका एस्पेक्ट वही रहता है इम्पोर्टेंट कि जो आपने पैसा बनाया है पिछले 12-13 साल में, कहीं ऐसी सिचुएशन आके वो पैसा उसमें रिटर्न में काफ़ी कम ना हो जाए। दूसरी बात, अगर आप 12-13 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं स्वाति, तो आपके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा। क्योंकि आज जिस लेवल पे हैं हम, मैं पीक की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से अगर हम बात करें कोरोना से पहले की, तो हम करीब 15-16% नीचे हैं उस लेवल से। अगर आप पिछले 12 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके एनुअलाइज़्ड रिटर्न पे सिर्फ 1 या 2% का फ़र्क पड़ा होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है। जितना लंबा समय अगर अगर आपने इक्विटी को दिया होगा, उतना इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे कम होगा। ये इम्पैक्ट उन इन्वेस्टर्स पे ज़्यादा आता है जिन्होंने पिछले 1-2 साल या 3 साल से पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा, क्योंकि वहाँ पे इम्पैक्ट आपको ज़्यादा दिखता है। तो एक तो बात ये। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपने ये पहला नहीं किया, तो आप आगे से ध्यान रखिए कि 1 या 2 साल पहले अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना शुरू कर दीजिए। तीसरी बात, अगर आपको सिचुएशन में फँसी गए हैं, समय पे आपको वो दिख रही है सिचुएशन सामने, तो फिर अपने पोर्टफोलियो को देखिए। आपके पास ऐसी इन्वेस्टमेंट होंगी जिसकी ज़रूरत, आपने मान लीजिए डेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसकी ज़रूरत आपको 2-3 साल के बाद है।
अगर आपको वो पैसा दूसरे गोल के लिए चाहिए तो वहाँ से पैसा निकालिए। ये पैसे को इक्विटी में रहने दीजिए। तो मेरा मतलब ये है कि अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, स्पेशली जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। ओपन एंडेड फंड है, कभी भी पैसा निकाल सकते हो। जिस गोल का समय खत्म हो रहा है उसमें एक्सपोज़र इक्विटी में ज़्यादा है तो उसको मत निकालिए। जो पैसा आपने डेट में लगाया है, जिसकी ज़रूरत शायद आपको 2 साल के बाद हो, वो पैसा आज इस्तेमाल कर लीजिए और इक्विटी जब तक मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा, शायद 2-3 क्वार्टर के बाद हम इक्विटी मार्केट को और इकोनॉमी को एक डिफरेंट लेवल पे देखेंगे। तो उतना समय आप दे सकें, घबराएँ नहीं, पैनिक नहीं करना है। आप अपने पोर्टफोलियो को ध्यान से देखिए, उसी में आपको कहीं न कहीं सॉल्यूशन मिलेगा। ओके। इस टाइम पर क्योंकि हम जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कहते हैं कि अपना जो एसेट है वो करेक्टली एलोकेट करें, एसेट एलोकेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इक्विटी में एसेट एलोकेशन स्पेशली इस टाइम पर कितना इम्पोर्टेंट और उसका सही तरीका क्या है? देखिए, एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आप मार्केट सिचुएशन के हिसाब से एसेट एलोकेशन कभी मत कीजिए। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि इतनी जल्दी मार्केट गिरा और काफ़ी रिकवरी भी हमने देखने को मिली। तो ऐसे में कभी भी आपको मार्केट का मूड तो कभी भी बदल सकता है। आपको सिर्फ एक प्रोसेस फॉलो करना है। आपको ये करना है कि हम हमेशा कहते हैं कि अपने गोल्स को आप डिफाइन कर लीजिए कि भई मुझे कुछ पैसा 2-3 साल के बाद चाहिए, कुछ पैसा 5 साल के बाद चाहिए, कुछ पैसा 10-15 साल के बाद चाहिए। जब आप अपने गोल को डिफाइन करते हो, टाइम होराइज़न देते हो, एक टारगेट लगाते हो, तो उसके हिसाब से आप एलोकेशन करते हो डिफरेंट एसेट क्लासेस में। लॉन्ग टर्म का जो पैसा है, वो आप इक्विटी में डालते हो क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है और आप रेगुलरली अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि आपको समय चाहिए इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। मीडियम टर्म में है तो आप या तो हाइब्रिड में जाते हो या फिर मिक्स करते हो इक्विटी और डेट का, और शॉर्ट टर्म में आप पैसा अपने डेट में लगाते हो। तो सिंपल तरीका है, एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो वो आपके रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है, दूसरा ये बताता है कि आपका पोर्टफोलियो पे कितना रिस्क है, और तीसरा ये बताता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो है रिटर्न की क्या होनी चाहिए। आपका एसेट एलोकेशन डिसाइड करेगा। आपका पूरा पोर्टफोलियो डेट में है और आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो 15%, तो वो नहीं मिलेगा। तो आपका एलोकेशन, वो आपकी जो मंशा है वो दिखानी चाहिए वहाँ पे। तो अगर आप अपने टाइम होराइज़न, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर अपनी एलोकेशन करें, तो उससे क्या होगा, देखिए लॉन्ग टर्म का पैसा अभी भी आपका इक्विटी में है, आप कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहे हो, नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी एवरेजिंग हो रही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराहट होगी शायद, लेकिन आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म का पैसा अगर आपने डेट में लगाया है, तो डेट में तो अच्छे रिटर्न मिले ऑलरेडी, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं है। एसेट एलोकेशन कीजिए, लेकिन एसेट एलोकेशन डिसाइड करने के लिए सही जो प्रोसेस है, उसको फॉलो कीजिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जिन इन्वेस्टर्स ने पहले अगर ऐसा नहीं किया, अभी भी ये अच्छा मौका है अपने पोर्टफोलियो में देखें कि मुझे इक्विटी में कितना एक्सपोज़र है मेरा, डेट में कितना एक्सपोज़र है, क्या मैं इन इन्वेस्टमेंट को अपने किसी गोल से अलाइन कर सकता हूँ? तो वो करके देखिए। फिर अगर आपको लगे कि कहीं न कहीं आपका एलोकेशन सही नहीं है, तो ये भी अच्छा समय है उसको ठीक करने के लिए। दूसरी बात, इक्विटी में अगर आपका एलोकेशन मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा है, किसी सेगमेंट में रिस्की पोर्टफोलियो बना दिया है, तो उसको भी रीबैलेंस करने का समय है। तो अगर पहले नहीं किया तो अभी कीजिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है एसेट एलोकेशन, जैसा मैंने कहा, डिसाइड करता है कि कितना रिस्क आप ले रहे हो और किस तरह का रिटर्न आप कमा सकते हो, और आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हर इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए। हम्म, तो जो एसेट एलोकेशन विद इन, अगर हम इक्विटी बात करते हैं हेमंत जी, अगर हम समझे कि गोल हमारा बहुत दूर है, एक एग्जांपल, गोल हमारा काफी दूर है अभी, तब एक इक्विटी में एसेट एलोकेशन बिटवीन लार्ज, मिड और मल्टी कैप आप कितना कहेंगे? या फिर अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है काफी टाइम से, तब इक्विटी में जो उसका एसेट एलोकेशन है वो कैसे बदल जाएगा? छोटे एग्जांपल के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए हम सभी जानते हैं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास रिस्की है, लेकिन उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो इंपॉर्टेंट है कि एक तो आप एग्रेसिव एसेट क्लास में जा रहे हैं, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत बनाइए। वो कैसे बनाते हैं आप? बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिड कैप में लेना, बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र स्मॉल कैप में लेना, या किसी सेक्टर फंड में चले जाना, या किसी थीमेटिक फंड में चले जाना। आई थिंक वो मुझे लगता है सिर्फ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर को अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करना चाहिए। एक कॉमन इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है 50 टू 60% पैसा जो है करीब लार्ज कैप में होना चाहिए, और स्मॉल कैप, मिड कैप में पकड़ लीजिए आप 30% के करीब, 30 से 35%, और 10 या 15% पैसा जो है आप स्मॉल कैप में रखिए। अब किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये थोड़ा-सा ट्रिकी हो सकता है करना, तो मेरा ये मानना है हमेशा कि शुरुआत करने के लिए आप मल्टी कैप फंड में जाएँ, और मल्टी कैप की स्ट्रैटेजी आपको क्लियरली दिखती है
वो बताते हैं आपको कितना पैसा लार्ज कैप में डालेंगे, कितना मिड कैप और कितना स्मॉल कैप में। अच्छी बात ये है कि वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास। अगर उनको लगे कि स्मॉल कैप में, मिड कैप में थोड़ा एक्सपोज़र बढ़ाने से आपको फ़ायदा हो सकता है, तो वो करेंगे। अगर उनको लगता है कि वक़्त के हिसाब से उसको कम करना चाहिए, तो करेंगे। लेकिन एज़ ए थंब रूल मुझे लगता है 50 से 60% पैसा लार्ज कैप में होना चाहिए और जैसे मैंने कहा बाकी पैसा सिग्निफिकेंट पोर्शन मिड कैप में और फिर थोड़ा पैसा जो है स्मॉल कैप में होना चाहिए। ये अगर आप एलोकेशन बनाएँ, क्योंकि क्या होता है जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो बड़ा पोर्शन आपका उन कंपनी में होना चाहिए जो उतने लंबे समय सर्वाइव करेगी। बाकी जो कंपनी है, स्मॉलर कंपनी है, मिड कैप, उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। तो वो कहीं न कहीं आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को, रिटर्न को बढ़ाते हैं। लेकिन एलोकेशन जैसा मैंने कहा, वो सही होना चाहिए। तो इस एलोकेशन से आप बने, जैसे आपको एक्सपीरियंस मिले, तो आप चाहें तो थोड़ा चेंज कर लीजिए। लेकिन एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप अपने प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हो, तो फिर ये एलोकेशन करनी चाहिए। हुँ। आखिर में आपसे यही जानना चाहूँगी, मतलब एक जो नया निवेशक भी है, फ्रेश इन्वेस्टर, वो मल्टी कैप कैटेगरी को बहुत ही कन्वीनियंस से देख सकता है, उसको वहाँ पर कोई ज़्यादा सरदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पर भी मार्केट के। जी, बिल्कुल। आई थिंक और उसमें भी 2 तरह के फंड हैं स्वाति। एक फंड ऐसे जो फ़ोकस स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते हैं, एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। दोनों का फ़ायदा क्या है? फ़ोकस मतलब ये है कि कम स्टॉक, लेकिन अगर अच्छे स्टॉक हो तो रिटर्न बेहतर मिलेगा। लेकिन सेक्टर लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। फिर ऐसे फंड हैं जिनके पास 35-40 स्टॉक रहेंगे, 50 स्टॉक रहेंगे, वो आपको डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों कैटेगरी ऑफ फंड्स का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएँ मल्टी कैप में, तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहेगी। ओके, और ऐसे कौन से फंड्स हो सकते हैं स्पेशली मल्टी कैप कैटेगरी में, जो आप निवेशकों को सजेस्ट कर सकते कि हैं? जैसा मैंने कहा हमेशा एक कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। तो अगर हम वेल डाइवर्सिफाइड फंड की बात करूँ, तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड एक काफ़ी बेहतरीन फंड है। अच्छा पोर्टफोलियो है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और जैसे मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन अगर आप फोकस फंड को देखें, तो एक्सिस फोकस 25 एक काफ़ी अच्छा फंड है। उनका एक्सपोज़र बैंकिंग, एनबीएफसी वगैरह में थोड़ा ज़्यादा है। वो सेक्टर में हमने देखा अभी तक ज़्यादा काफ़ी इम्पैक्ट आया है। तो आगे जाके जैसे-जैसे वो ठीक होगा, मुझे लगता है उस फंड के अंदर पोटेंशियल काफ़ी है। और एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, 2 फोकस फंड है और एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। तो मुझे लगता है कोई भी निवेशक इस समय अगर पैसा लगाना चाहते हैं मल्टी कैप फंड में, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर वो लगाएँ, तो जैसा मैंने कहा एक तो पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, दूसरा डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ है। लेकिन आप कहीं भी डाइवर्सिफिकेशन लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। एब्सोल्युटली, मतलब थोड़ा आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने की ज़रूरत है, डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जब इक्विटी में निवेश की बात आती है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ इस एडिशन में शामिल होने के लिए, और निवेश में अगर नुकसान है तो क्या किया जाए निवेशक की तरफ से, ये समझाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज के इस मनी गुरु स्पेशल एडिशन में बस इतना ही। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।